चलो बेटा, तो देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था बोरॉन के कंपाउंड्स के बारे में। उनमें एक मैंने आपको समझाया था H3BO3, एंड मैंने आपको समझाया था कि देख H3BO3 को गर्म करोगे तो क्या मिलता है, मेटाबोरिक एसिड, एंड फिर गर्म करते हैं उसी सीक्वेंस में और हाई टेम्परेचर पे तो क्या मिलता है, टेट्राबोरिक एसिड, एंड उसको फर्दर हीट करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, B2O3। सभी को ध्यान है? तो आज डिस्कशन करेंगे उसके दूसरे कंपाउंड के बारे में, बोरॉन के ही। उसका नाम क्या है, बोरैक्स। अच्छा, बोरैक्स का जो कंपाउंड है वो नेचर में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं, मतलब ये एक मिनरल है बोरॉन, समझ रहे हो? तो बोरैक्स का डिपॉजिट मिलता है, एंड वहीं से हम इनफैक्ट H3BO3 ऑब्टेन करते हैं, फिर वहीं उसी का प्रोसेस करके मेटलर्जिकल प्रोसेस से हम बोरॉन निकालते भी हैं। ठीक है, दैट्स हाउ बोरॉन इज ऑब्टेन। सो लिखना शुरू करो बोरैक्स के बारे में। The general formula is Na2B4O5, sorry, O7 dot 10H2O। ठीक है, Na2B4O7 डॉट। अब मैं आपको इसका पहले रिप्रेजेंटेशन समझाता हूं। वाटर मॉलिक्यूल्स में मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, बट पहले भी एक बार समझा देता हूं, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, फिर उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बारे में भी आएंगे। तो 4 बोरॉन है इसमें टोटल, एंड चारों बोरॉन के बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज है बेटा। और क्रॉस लिंक में सिर्फ एक ही है, आप इधर से कनेक्ट कर सकते हो या इधर से, मैं ऐसे अप एंड डाउन कनेक्ट कर ले रहा हूं। तो बेसिकली देखो B4 एंड O5 ये ऑक्सीजन का इंटीग्रल पार्ट, और सभी बोरॉन पे एक एक OH है। अब आप देखो ये किनारे वाले ये जो दोनों लिखे हुए हैं, इन पे तो तीसरा बॉन्ड ही वेकेंट था, तो उसके लिए ये बन गया। इसने तो 3 बॉन्ड बना लिए हैं अपने, तो चौथा बॉन्ड ये अगर बनाएगा, हम मैंने बोला सभी पे एक एक OH है, तो इसका मतलब वो OH माइनस का डेटिव बॉन्ड ही लेगा। So that's how it is formed. So OH minus gives a dative bond. So जैसे ही dative bond देगा, बताओ यहाँ माइनस आ जाएगा, यहां पे मैं डालूंगा तो यहां माइनस आएगा, और यही Na प्लस है। ये इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर मैं इसको सिर्फ देखूं और उसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टल होंगे, तो एक बारी मैं इसको देखूं तो कितना आ रहा है बताओ, Na2। और ये कोई सिंपल नेगेटिव आयन नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन है। तो उसमें बताओ बोरॉन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितना है बेटा, 5 लिखना चाहिए मेरे को, 1 2 3 4, और ये एक बीच में फिर OH कितने लिखने चाहिए, 4। देख ये है नेगेटिव आयन पूरा का पूरा, और उसके साथ 2 सोडियम आके जुड़ा हुआ, देखो Na प्लस Na। सो दिस इज नॉट अ सिंपल नेगेटिव आयन लाइक सल्फेट SO4-2 जिसमें 2 सोडियम आयन हो। ये कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन है। एंड अब जरा देखो तो H2O कितने ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर लिए इसमें, अगर आप देखो तो 4 का मतलब 2H2O, तो यानी बाहर 8H2O बचेगा। सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। प्लीज राइट इट डाउन, डू इट फास्ट।
Na2B4O5OH4.8H2O। याद रहेगा सबको, आसान है स्ट्रक्चर। देख जैसे एक याद है तुम लोग को P4 यूनिट डिस्कस करते थे, तो P4 से मैं थोड़ी सिमिलरिटी समझाता हूँ। P4 में क्या होता है, चारों फॉस्फोरस ऐसे रहते हैं, ये इंटरलिंक्ड होते हैं। बस इसमें हर तरफ से इंटरलिंक्ड है, यहां बस एक तरफ छूट गया, ठीक है। एंड फिर हर एक जगह को हम किससे सप्लीमेंट कर रहे हैं, OH OH OH। तो नेचुरल सी बात है, जहां पे बोरॉन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो फोर्थ बॉन्ड डेटिव बॉन्ड से ही बना होगा, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 3 ही है, नॉर्मल बॉन्ड तो वो 3 ही बना सकता है। तो इसलिए आप यहां अगर OH डाल रहे हो तो इस जगह डाल देना, बस ध्यान रखना जिधर क्रॉस लिंक होगा उसी जगह पे नेगेटिव आएगा, इंटरनल क्रॉस। बाकी ऐसा। अच्छा फिर याद होगा P4 ऐसे समझाया था, तो P4O6 में ऑक्सीजन 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 हर एक बॉन्ड के बीच में ऐसा, तो P4O6 बनता है। फिर और एक डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वो डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, P4O। ये काफी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है इनमें। अच्छा इसमें जो चारों बोरॉन है उनके हाइब्रिडेशन आप निकालिए एंड बताइए। गेट द हाइब्रिडेशन एवरीवन, गेट द हाइब्रिडेशन। बोलिए बच्चों, what is the hybridation? Yes, correct. What is the hybridation here? sp2. What is the hybridation here? sp2। ये sp3। ये बताओ, मतलब दो टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल सेंटर बोलते हैं, एंड दो कैसे सेंटर है, ट्राइगोनल। राइट इट डाउन। बोरैक्स हैव 2 trigonal centers and 2 borax have 2 trigonal center and 2 tetragonal center। टेट्रागोनल ब्रैकेट में लिख लेना, टेट्राहेड्रल। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें टोटल कितने एटम है स्ट्रक्चरल? अंदर की मैं बात कर रहा हूं, नॉट आउटसाइड। ये जो बाहर है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, SATI1 या ZATI1 दोनों ही चलता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो बाहर निकला हुआ है, मतलब कि वो क्रिस्टल में अलग अलग जगह ट्रैप है। ये नेचुरल सी बात है, आयनिक कंपाउंड है तो एक यूनिट तो नहीं होगा,
प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके पूरा क्लस्टर बनेगा। तो ये सॉलिड होता है। अंडरस्टूड है, ये सॉलिड है। गॉट इट ना? जितने आयनिक क्रिस्टल होते हैं सारे क्या होते हैं? तो ये भी सॉलिड होगा। बोलो। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, H3BO3 है ना, जो ऑर्थोबोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, नॉर्मल बोरिक एसिड जिसको बोलते हैं, वो भी बेटा सॉलिड होता है। अगर आप कभी कैरम का जो पाउडर होता है ना, कैरम बोर्ड जो खेलते हो आप, उसमें देखना पैकेट पे लिखा रहता है बोरिक एसिड। जो सॉलिड आप पाउडर के फॉर्म में यूज करते हो, बोरिक एसिड ही होता है। और वो सॉलिड क्यों होता है? एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। आप देखो, इसमें यहां लोन पेयर है, यहां पे H पे पॉजिटिव है, यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर ऐसे इस जगह से, ये, फिर ये तीसरा, मतलब ऐसे समझ लो तुम। तो कितना सारा इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक यूनिट में ही। एंड आपने देखा था सिर्फ एक मॉलिक्यूल में H2O में, जिसमें सिर्फ टेक्निकली एक ही OH है, उसके अंदर आपने देखा था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा इंक्रीज कर जाता है अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपैरिजन में। H2O का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उससे ज्यादा भारी H2S है ना? एक बार H2S का बॉइलिंग पॉइंट देखो, चेक करो जल्दी। तुमको नहीं बोल रहा हूं, जब बोलता हूं तो बाकी सबको। H2S उससे भारी है। H2S ऑक्सीजन से जस्ट नीचे है ना, कितना है? -60 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो कितना ज्यादा हो गया? 160 डिग्री का डिफरेंस आ गया बॉइलिंग पॉइंट में। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये इंपैक्ट है। तो जब -60 से 160 हो सकता है, सॉरी 100 तक जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट, तो आप इमेजिन करो अगर खूब सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गए तो दैट इज द रीजन ऑफ boric acid to become a solid at room temperature because of excess। ये मतलब तुम समझ लो 2 डायमेंशनल नेटवर्क जैसा ही है, बस कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेटवर्क यही भी बना रहा है, इस वजह से ये सॉलिड होता है। क्या पानी में नहीं घुलता है? क्यों नहीं घुलेगा, अच्छे से घुलेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। और कल हमने देखा भी था कि कैसे उसमें ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। काउंट करो कितने sp3 ऑर्बिटल्स हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, हाउ मेनी sp3 hybridized orbitals are involved in। ये देखो जो मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है ना, इसके अंदर आपको बताना है, सिर्फ बाहर नहीं। हाउ मेनी sp3 ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व in 1 unit of this Na2B4O5OH का whole 4। Just do it बेटा।
कर लिया है बेटा? कर लिया आप लोगों ने? बताइए कितने आ रहे हैं? देखो 11 आ रहे हैं बस। हाउ मेनी sp3 ऑर्बिटल्स आर यूज्ड? जस्ट दैट्स द क्वेश्चन। एक बात बताओ, कितने सेंटर है जिन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? नहीं, यही तो गलत है। आपने ध्यान ही नहीं दिया ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। रिकंसिडर करोगे आंसर को? चेक करो फिर से, कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिडेशन इसका भी sp3 है और इस ऑक्सीजन का भी 11 ही आ रहे हैं। आ ही नहीं सकता यार 11। एक बात बताओ मुझे, अगर ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो क्या एक ऑर्बिटल sp3 का होगा? क्या एक ऑर्बिटल होगा? नहीं, आई आस्क्ड द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। मैंने ये नहीं पूछा कितने सेंटर्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक ऑक्सीजन पे चार ऑर्बिटल ऐसे होंगे, चारों का sp3, यानी आप सेंटर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो कितने सेंटर हैं? तो मैं देख ले रहा हूं, तो इनमें से 2 तो इसमें से थे और ये पांचों के पांचों और ये चारों के चारों। सो आंसर इज 11 सेंटर्स। एंड क्योंकि sp3 जब भी हाइब्रिडाइज होता है किसी भी सेंट्रल एटम के पास, तो एक s और 3 p मिक्स होता है बेटा, तो क्या बनता है? sp3 के 4 ऑर्बिटल। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 11 सेंटर, सो टोटल ऑर्बिटल इज इक्वल टू 11 इंटू 4। कितने आ गए? 44। किसी का सही हुआ था? 44 sp3 hybridized orbitals and 11 centers are there. Is that clear everyone? बोलो। अब देखते हैं कि क्या होता है अगर हम बोरैक्स को गर्म करें, और उससे एसोसिएटेड टेस्ट को भी हम लोग देखेंगे। तो लिखो हीटिंग ऑफ बोरैक्स। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? देखो, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सर अगर कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सर वो दूसरे कार्बन sp3 के साथ कैसे जुड़ेगा? क्यों नहीं जुड़ेगा? sp3 तो सिर्फ एक ऑर्बिटल है, इसका sp2 एक ऑर्बिटल है, और ये दोनों ओवरलैप करते हैं। तो क्या सिग्मा बॉन्ड sp2 sp3 के बीच में नहीं बनता? बनेगा। नाम बस बदल गया इनके ऑर्बिटल्स का, बाकी सारा कहानी वैसे ही है, नाम बदल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके हिसाब से आप ऑर्बिटल्स देख लो, बस उसका बेसिक सेंस होना चाहिए आपको। ठीक है, गॉट इट? तो अब देखते हैं हीटिंग करने पे क्या होगा। बताओ अच्छा, हीटिंग करने पे क्या लगता है क्या होगा? हाँ, सबसे पहले तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जो हाइड्रोक्साइड का पार्ट होता है ना मेटल का, OH का, तो गर्म करने पे वो भी निकल जाता है बाहर। तो इनिशियली जो हमने अभी ऐसे लिखा था, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस ना, Na2B4O5OH4.8H2O। तो हीट करते हैं जब इसको, तो पहले ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है Na2B4O7 एंड 10H2O निकल जाता है बाहर, 8 यहां से, और ये हाइड्रोक्साइड भी टूट जाता है। लेकिन अगर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तो ये ब्रेक डाउन होके 2 कंपोनेंट देता है। एक होता है NaBO2 और एक होता है B2O3, बोरिक एनहाइड्राइड, एंड दिस इज सोडियम मेटाबोरेट। क्या समझ में आ रहा है कैसे मैंने बोल दिया मेटाबोरेट? मेटा 8 का मतलब क्या है? नेगेटिव आयन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बनता है? सल्फेट। वैसे ही बोरिक एसिड से क्या बनेगा? बोरेट। एंड उसमें भी
मेटाबोरिक एसिड से क्या बनेगा? मेटाबोरेट। तो क्या आपको दिख रहा है कि सर ये HBO2 का H+ निकाल देने के बाद BO2- ही तो बनेगा। सो दिस इज, और ये बिल्कुल ग्लास जैसा, मेल्ट करने के बाद ग्लास जैसा इसका क्लैरिटी रहता है, बिल्कुल। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जेल जैसा वो दिखाई देगा। समझ गए ना? इसको ग्लासी बीड बोलते हैं, ग्लासी बीड। ओके, समझ में आया? तो अब इसका यूज है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, अभी मैं आपको सिखाता हूं कैसे करेंगे। फिलहाल अभी पहले इसको नोट कर लो कि ऑन हीटिंग इट गिव्स दिस। आगे इसका यूज करके हम लोग बोरैक्स बीड टेस्ट, अभी मैं अगला वही लिखवाता हूं। ये कलरलेस होता है, मतलब कलरलेस का मतलब ये बिल्कुल जेल जैसा होता है ना? अगर अगर जेल सब अगर अगर जैसे हेयर जेल लगाते हो ना तुम लोग, जो भी मतलब लगाते हो, ठीक है, तो वो अब वही समझ लो यार, वैसे ही रहता है वैसे। आगे बहुत सारे नाम मिलेंगे ऐसे, वो तुम्हें देखने को बहुत सारा मिलेगा इसमें से। नोट कर लिया सभी ने? अब चलिए हेडिंग डालिए, बोरैक्स बीड टेस्ट। देखिए, बोरैक्स बीड टेस्ट। तो अब पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं इनके कलर के बारे में आपको दिखाता हूं। देखो पूरा प्रोसीजर समझो। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखो दो तरह का चीज हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं। एक आइडेंटिफाई करना कि कौन सा कैटायन कौन सा एनायन है, कौन सा मॉलिक्यूल है, और एक होता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। जैसे मान लो आयोडीन कहीं से निकल रहा है, तो आयोडीन एग्जैक्टली कितना है, 1 मोल है, इतने ग्राम है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसको बोलते हैं, जहां पे आप उनके अमाउंट के बारे में कंसर्न रहते हो। और दूसरा टेस्ट है क्वालिटेटिव, जिसमें आप ये इंटरेस्टेड हो कि भाई ये आयोडीन था या NO2 था या कोई और कंपाउंड था। समझ गए बात? तो एक तो आइडेंटिफाई करना हुआ कि किसी टेस्ट से ये पता करना कि कौन सा मॉलिक्यूल। जैसे इवन सारे जो कलरलेस लिक्विड्स हैं सारे वाटर नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर को मिमिक करते हैं। आप सामने ग्लास में भर के रखा रहेगा, आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इनमें से कौन सा पानी पी लिया तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो भाई उसका भी टेस्टिंग होता है कि वाटर एग्जैक्टली, वाटर की टेस्टिंग क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पे अगर उसके ड्रॉप्स डालोगे तो वो कलरलेस से लाइट ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। कोबाल्ट के एनहाइड्रस फॉर्म पे डालोगे तो पिंक बन जाएगा वो। अगर ये दोनों चीज शो कर रहा है वो लिक्विड, तो वाटर के अलावा और कोई दूसरा ऐसा नहीं करता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही हर एक कंपाउंड का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी में यूज होते हैं, उन सबका अपना एक टेस्टिंग है। और ये टेस्टिंग हम बिल्कुल केमिस्ट्री के एंड में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, तो टेस्ट आपको समझ में आएगा। तो ये टेस्टिंग है। अनफॉर्चुनेटली क्लास 11th में ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके एक पार्ट है, वहां पे वो पार्ट पहले ही दे दिया है कि आप उसको वहां तो याद ही करने जैसा है एक तरह से, बट कोई बात नहीं। और लास्ट में आप इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ोगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इसका यूज होता है टेस्टिंग में, कि कौन सा, जैसे आपको सॉल्ट दे देता है। जनरली क्या होगा कि जब आप स्कूल में लैब में टेस्टिंग कर रहे होगे तो आपको यहाँ पे सॉल्ट रखे रहेंगे, एंड आपको फिगर आउट करना है कि इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, कौन सा एनायन प्रेजेंट है। आपको पता करना है कि ये FeCl3 है या कॉपर सल्फेट है, ये आपको फिगर आउट करना है। तो आप स्पेसिफिकली क्या सोचोगे कि मान लो इसमें आयरन प्रेजेंट है, तो ये आयरन के टेस्ट देने चाहिए, तो आयरन के लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, वो आपको दिमाग में रखना है, एंड फिर वो टेस्टिंग करा करके चेक करेंगे। वैसे ही क्लोराइड आयन के अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। अगर ये दोनों टेस्ट दे रहा है तो इसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट है, क्लोराइड भी। तो इनका यूज
कैटायन आइडेंटिफिकेशन में है, एनायन के बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, सिर्फ कैटायनिक पार्ट को डिटेक्ट करते हैं। और कैटायनिक पार्ट भी क्या पूरे जितने हमारे पास प्रेजेंट है कैटायन सबके बारे में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये सिलेक्टिव है। उन्हीं कैटायंस के बारे में ये टेस्ट देते हैं जिन कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद D1 से D9 तक कॉन्फ़िगरेशन हो। D1 से मतलब कहने का कि कॉपर +2 के बारे में ये बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकता है, एक आइडिया दे सकता है, क्योंकि कॉपर +2 करेंगे तो D9 हो जाए। आयरन के बारे में आइडिया दे सकता है क्या? हाँ जी सर, आयरन +2 हो या +3 दोनों में ही D पार्शियली फिल्ड है। क्या ये जिंक के बारे में कुछ आइडिया दे सकता है? चांस ही नहीं है, क्योंकि जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D10 एंड 4S0 आएगा जिंक +2 में। क्या ये मैग्नीशियम के बारे में टेस्ट दे सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम पे चार्ज +2 डालोगे तो मैग्नीशियम के पास भी कोई D इलेक्ट्रॉन, S ब्लॉक के तो किसी भी कैटायन के लिए कोई काम का नहीं है। क्या ये कंफर्म करता है प्रेजेंस कि अगर मान लो एक पर्टिकुलर मेटल है एंड उसके साथ एक कोई कलर बनाया, क्या ये कंफर्म है कि सिर्फ वही मेटल वैसा कलर बनाएगा? नहीं, इसलिए इसको कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए नहीं यूज करते हैं ना। जो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होता है पहले की, सस्पेक्ट करते हो कि ये चीजें हो सकती हैं, तो ये उसके लिए काम आता है। समझ गए? तो लिखना शुरू करो। बोरैक्स बीट टेस्ट लिखो। It is a dry test used in analytical chemistry. It is a dry test. अब ये ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट क्या होता है? ड्राई टेस्ट का मतलब ऐसा टेस्टिंग जिनमें एक्वस सॉल्यूशन आपने हीट ट्रीटमेंट से देख रहे हो, उनके कलर से देख रहे हो, है ना, ये सब फिजिकल ऑब्जर्वेशन से। जो केमिकल एक्वस सॉल्यूशन में बना के जो टेस्टिंग करते हैं वो सबको वेट टेस्ट बोला जाता है। कंफर्मेटरी टेस्ट वेट टेस्ट से ही होता है, ड्राई टेस्टिंग से नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो लिखो इट इज अ ड्राई टेस्ट यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। लिखो ओनली दोज मेटल्स which have partially filled D subshell in cationic form. Only those metals which have partially filled D subshell in cationic form gives positive test, gives positive test। कौन सा पॉजिटिव टेस्ट? बोरैक्स बीट टेस्ट की बात चल रही है अभी, बोरैक्स बीट टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं पूरा आपको कहानी समझाता हूं, थोड़ा फ्लेम के बारे में समझाता हूं एंड फिर हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे कि ये टेस्टिंग होता कैसे। देखिए, जनरली हमारे पास एक फ्लेम दिया रहता है, इसमें इनर एंड आउटर लेयर्स होते हैं। एक बर्नर का नाम सुना होगा तुम लोगों, बंसन बोलते हैं, बंसन बोलते हैं, बंसन बर्नर। ठीक है, तो वहां पे इस तरह का अरेंजमेंट रहता है कि एयर पास करते हैं, साथ में यहाँ पे आई मीन स्पेशल लिक्विड्स होते हैं जो कंबशन करके यहाँ पे फ्लेम दे सके। एंड जब भी बर्न होता है ना, तो इन फ्लेम में से जो आउटर वाला फ्लेम है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और जो इनर वाला है, अंदर वाला, ये कौन सा होता है? रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें बहुत सारी कहानियां,
पूछा जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है। तो अगर ये पूरा नहीं, ये पूरा अगर फ्लेम का हाइट h है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम हियर एंड इनर एंड आउटर के बीच में ये हाईएस्ट टेम्परेचर जोन यहां होता है। बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट पे, इनर एंड आउटर के बीच में फ्लेम की हाइट अगर h है तो h/3। अब ये कैसे पता किया होगा यार? आराम से लगा लगा करके टेम्परेचर चेक किया होगा किस जगह पे ज्यादा, या वो भी करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सॉलिड लेकर के चेक किया होगा कहां मेल्ट जल्दी हो रहा है फ्लेम में लगा करके। आ रहे बात समझ में? अब बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यार। आप देखो अभी जो टेस्टिंग कराते हैं बोरैक्स बीड के, वो बताता हूं। अच्छा, फिर दिमाग में आएगा सर ये बताओ ये रिड्यूसिंग फ्लेम क्यों है, बाहर वाला ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्यों है? तो बाहर जनरली ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप कोई चीज को गर्म करोगे तो ऑक्सीजन वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वो उसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। तो बताओ, मान लो क्रोमियम का कोई कंपाउंड है और उसको आपने ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म किया, तो क्रोमियम कौन से स्टेट में चला जाएगा? +6 में। अरे बोलो यार, क्रोमियम का हाई स्टेट कितना होता है? प्लस। क्या पढ़ा था हमने रेडॉक्स में? ठीक है, तो क्रोमियम +6 सीधा वही जाता है। और कहां जाता है? 3 के बाद सीधा 6 में जाता है। मैंगनीज कहां जा सकता है? बोलो बेटू, कहां जा सकता है? +7 तक जा सकता है, बिल्कुल सही। तो मैंगनीज +7 तक जा सकता है। मैंगनीज +7 में कैसे कलर का होता है? पर्पल होता है ना। KMnO4 का कलर क्या होता है? पर्पल। तो ऐसे इसके कलर्स आते हैं। मैंगनीज का कोई कंपाउंड लिया आपने, हॉट एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी टेम्परेचर जोन है। नीचे की तरफ चले जाओगे जहां कंबशन रिएक्शन अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो हीट उतनी इवॉल्व नहीं होती, वहां का टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता है। ऑक्सीडाइजिंग में भी हॉट एंड कोल्ड के जोन्स है, रिड्यूसिंग में भी हॉट एंड कोल्ड के जोन्स है। उनमें ले जाकर तो मतलब टोटल 4 जोन है, हॉट एंड ऑक्सीडाइजिंग, कोल्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग, हॉट एंड रिड्यूसिंग, कोल्ड एंड। इन चारों जोन में ले जा करके उस सॉलिड को चेक करते हैं कि इसके कलर चेंजेस कैसे कैसे हो रहे हैं, और उसके बिहाफ पे सारी रीडिंग नोट करते हैं। तो पहले हमें पता होता है कि ये नोन चीज है, उससे हम टेबल बनाते हैं पूरा। फिर अननोन जो भी सॉल्ट हमें मिलता है उसकी टेस्टिंग करके मैच कराते हैं कि अच्छा किससे ये मिलजुल रहा है। जिसके जैसा मिलता जुलता है उनको हम टिक मार देते हैं कि अच्छा ये दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद उनका कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए उसको भेज देते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब मैं प्रोसीजर समझाता हूं और आपको कलर्स के फिर टेबल लिखवा दूंगा, उसको ध्यान रखना है। प्रोसीजर क्या है? आपके पास ऐसे सॉल्ट दिया रहेगा, अभी हम पढ़े, ठीक है। तो यहां पे आपको सॉल्ट सैंपल दिया रहेगा। आपको करना क्या है? प्लैटिनम वायर लेना है, प्लैटिनम वायर, और उसको पेन का जो निब होता है ना बिल्कुल टॉप, उसके टिप से उसको रोटेट कर देना है। मतलब एक हल्का सा ऐसा मोड़ करके ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। और इस जगह पे वैसे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, यहां पे थोड़ा ढंग से इसको पकड़ना है। और इसमें सबसे पहले आपको बोरैक्स लेना है। बोरैक्स भी एक सॉलिड ही है। बोरैक्स में आपने उठाया इसको, इसके ऊपर पार्टिकल्स आ जाएंगे अच्छे खासे। इसको ले जाकर के आपको पहले मेल्ट कराना है, इसमें मेल्ट कराना है। अच्छा, बोरॉन ऑलरेडी +3 में है, उससे ज्यादा तो कुछ उसका हो नहीं सकता है, तो चुपचाप यहां गर्म करो। जब गर्म करके जब वो ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट कर जाए, लिक्विडस बन जाए, तुरंत ला करके यहां ऐसे उसको चिपका दो। ये सॉल्ट है हमारा। अब सॉल्ट एंड बीड आपस में मिक्स हो गए, लेकिन सॉल्ट अभी मेल्ट तो नहीं हुआ है। फिर इसको ले जाकर के हीट करते हैं। अब गर्म करते हैं, अलग अलग जो मैंने चारों जोन बताया है, उन चारों जोन में अलग अलग गर्म करके रीडिंग नोट करते हैं कि भाई कलर्स क्या क्या आ रहे हैं, एंड उसके हिसाब से एस्टिमेट करते हैं। तो पूरा मेथड क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं।
अब जैसे एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि मान लो आपने कोबाल्ट का नाइट्रेट है आपके पास सॉल्ट, ओके, और आपने बोरैक्स का सैंपल लिया एंड उसके साथ गर्म कर रहे हो आप। अच्छा, बोरैक्स में क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या बन जाता है ये? NaBO2 प्लस B2O3। यही बन रहा था ना, यही था ना क्लासिक। अब इनमें ये जो B2O3 कंपोनेंट है ना, यही कोबाल्ट के साथ गर्म करने पे ये COBO2 का होल ट्वाइस, और अगर मुझे करेक्ट ध्यान है इसका कलर, तो ये ब्लू कलर का होता है। ये जो बीड पहले कलरलेस था ना, अब वो ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कोबाल्ट। ऐसे ही कॉपर का अलग, ऐसे ही मैंगनीज का अलग, क्रोमियम का अलग, सभी के बनते हैं। तो पूछा भी जाता है ये जो कलर्ड बीड बनते हैं वो क्या होते हैं? आंसर इज दे आर मेटाबोरेट्स। क्या होते हैं वो? कलर्ड बीड्स। लिखो, ये डायग्राम अच्छे से बना लो, इतना सुंदर सा जैसे मैंने बनाया, जल्दी बनाओ, उसके बाद बात करते हैं। ये सारे प्लैटिनम का वायर और ये सब ऐसे गर्म करते हुए दिखा लो। प्लैटिनम के वायर को तुम लोग यहां से सिलेक्ट करके यहां तक लेके आओ, उसको हीट करते हुए दिखाओ, बीड बनाते। नहीं बेटा, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसलिए क्योंकि ब्लू कलर सिर्फ यही नहीं देता है, और भी मेटल्स हैं जो ब्लू कलर देते हैं। तो इसलिए अब दो या उससे ज्यादा मेटल्स अगर ब्लू कलर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो यूनिक तो नहीं हुआ। अगर एक यूनिक कलर मिल रहा होता तो हम बोलते। डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट ये नहीं है, वही तो मैं समझा रहा हूं कि अच्छा, नहीं तो देखो, कंफर्मेटरी टेस्ट के इतने सारे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, तो पहले आप ये तो देखोगे ना कि कौन सा है, सस्पेक्ट तो करो। ये काम इजी है फिगर आउट करना। सारे केमिकल्स इतने सारे बना करके रखना और सब में हिट एंड ट्रायल करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये काम करते हैं कि पहले ये चेक कर लेते हैं। अब खैर, वैसे मैं बताऊं, ये सारे मेथड आज के डेट में आउटडेटेड हैं। हमारे पास इतनी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आज के डेट में। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी,
है ना, IR, ये और मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक्स है ना कि आप सैंपल बस आप लेके आओ, उसके अंदर एनालिसिस करके बता देगा कितने परसेंटेज में कौन से एटम प्रेजेंट है। और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए भी हमारे पास बहुत पावरफुल टेक्निक्स है आज के डेट में। तो अब ये थोड़ा आउटडेटेड हो गया, लेकिन दिस इज हाउ द केमिस्ट्री वाज इवॉल्व्ड ना, तो इसलिए हम इसको उसी नजरिए से देखते हैं। तो अभी भी लैब वगैरह में यही यूज होता है। हर जगह उतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है ना, वो सिर्फ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब में ही है। समझ रहे हो ना? हाँ अंकल, हाँ जी, कर करके देखते हैं वो सब कैसा कैसा कर रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग अलग टेम्परेचर पे भी चांसेस है कभी कभी कलर्स बदलते हैं, तो इसलिए पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं। एग्जैक्टली हम रिकॉर्ड बना करके स्टैंडर्ड रिकॉर्ड के साथ मैच कराते हैं कि भाई ये किसके आसपास दिख रहा है, और उससे सस्पेक्ट करते हैं कौन कौन से मेटल हो सकते हैं। फिर आप सोचो एकदम अंधेरे में इतने सारे मतलब कैटायन हो सकते हैं, उनमें से एटलीस्ट ये पता कर लेना कि अच्छा यही दो हो सकते हैं, अब उनकी कंफर्मेटरी टेस्ट करके पता कर देते हैं कि उन दोनों में क्या है। वरना सोचो अगर 50 कैटायन आइडेंटिफाई करना है और सबके अगर अलग अलग केमिकल टेस्ट हैं, तो आप इमेजिन करो कितना टाइम जाने वाला है। तो इट इज मच इजियर, शॉर्टलिस्ट कर देता है चीजों को। जैसे मान लो कलर नहीं आया, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा तो कोई कैटायन नहीं हो सकता जिसमें D1 से D9 कन्फिग्रेशन, समझ गए? तो उससे ये पता चला अच्छा या तो ये हो सकता है जिंक कैडमियम मरकरी जैसा है, या हो सकता है एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की कोई कैटायन है, या लिस्ट में अगर और कुछ नाम दिया हो तो उसकी टेस्टिंग के लिए तो बड़ा हेल्पफुल है। आपने ये बात लिखा ना, मैंने लिखवाया था, दिस टेस्ट इज गिवन बाय द मेटल्स हैविंग D1 to D9, ये लिखवाया कि नहीं अभी तक? पार्शियली फिल्ड, हाँ, मतलब वही ब्रैकेट में D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन जिनके पास है वही देते हैं। गॉट इट? लिख लिया सभी ने? अब बस कुछ पॉइंट्स में 2-4 लाइनें लिख लो और फिर मैं कलर का टेबल बनवाता हूं। लिखो, प्रोसीजर प्रोसीजर ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट। चलो लिखो बेटा, प्रोसीजर ऑफ बोरैक्स बीट टेस्ट, पहला लिखो, बोरैक्स बीट टेस्ट। First, borax is heated in the flame to get molten bead, जिसको हम ग्लासी बीड बोल रहे थे। Okay, then it is mixed with salt sample and reheated. Then it is mixed with salt sample and it is reheated. Reheated in different zone. डिफरेंट जोन कौन कौन से? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, उसके अंदर भी हॉट एंड कोल्ड। सो डिपेंडिंग ऑन द कलर we suspect the possibility of cation in the salt sample. Depending on the color, we suspect the possibility of cation in the sample. अच्छा बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने क्या बोला कि ये क्या बनाता है गर्म करने पे बीड के साथ? मेटाबोरेट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैंने एग्जांपल लिख दिया आपको कि जो भी आप सॉल्ट लेते हो, वो जब बोरैक्स के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनाता है ये? मेटा। 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . . . . . . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
चलिए कर लिया आप लोगों ने। अब टेबल बनाते हैं उन कलर्स का, प्लीज राइट इट डाउन। देखो अच्छा एक वर्ड आता है कैटायंस के लिए, कितने लोग रिलेट कर पाते हो इस बात से? सॉल्ट में आपको पता है सॉल्ट कैसे बनता है, ट्रेडिशनल सॉल्ट कैसे बनता है? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद, तो कैटायन किससे आता है बेटा बताओ? एसिड से आता है या बेस से आता है? और नेगेटिव आयन किससे आता है? एसिड से। NaCl बनाते हैं उसमें क्या होता है? NaOH बेस है, HCl क्या है? एसिड है, बन क्या रहा है? NaCl। सो कैटायनिक पार्ट को बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो मैं आपको वैसे ही कुछ लिखवाऊंगा, अब आप देखना। पहले यहां लिस्ट बनाओ, बेसिक रेडिकल। कौन सा बेसिक रेडिकल है? और उसके बाद मैं लिखवा रहा हूं आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। यहां रिड्यूसिंग फ्लेम। एंड इनमें भी दो दो जोन बनाने हैं, राइट? कौन कौन सा? इन कोल्ड, देखो सबसे पहले कॉपर के बारे में मैं आपको लिखवाता हूं कि अगर कॉपर +2 सॉल्ट में है तो ये क्या क्या करेगा। तो जब आप इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करते हो तो कोल्ड में ये ब्लू होता है, और जब इसको हायर टेम्परेचर वाले जोन में लेके जाते हो तो ये ग्रीन टर्न अप हो जाता है। रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाते हैं तो ये रेड बन जाता है, और जब हीट करते हैं रिड्यूसिंग में तो ये कलरलेस हो जाता है। ऐसे निकल +2 में लेके जाता हूं, Ni2+। Ni2+ को जब कोल्ड में रखते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो रेड ब्राउन होता है। फिर इसमें वॉयलेट, फिर ग्रे एंड ग्रे। इसके बाद मैंगनीज मान लो Mn2+ है, so Mn2+ turn into light violet। दोनों में एक ही कलर है, एंड इन दोनों जगहों पे ये कलरलेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। निखिल इतना पूछता नहीं है, ये दोनों बहुत पूछता है एग्जाम। इसके बाद मैं लेके चल रहा हूं बेटा कोबाल्ट, मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल, कोबाल्ट+2। सब जगह ये ब्लू ही होता है। अरे बस 5 ही है, बस बस टेंशन मत ले, खत्म ही होने वाला है। Iron 2+ एंड क्रोमियम का लेके चलते हैं। आयरन मान लो 3+ का है, येलो एंड येलो ग्रीन, और यहां पे होगा ग्रीन ग्रीन। क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे? क्या लगता है क्या हो रहा होगा? तो यार रिड्यूसिंग फ्लेम में है तो रिड्यूस हो जा रहा होगा। तो आयरन +3 से अगर +2 में गया तो वो ग्रीन कलर का होता है।
इसके बाद बेटा करते हैं क्रोमियम का। तो अगर क्रोमियम का +2 वाला सॉल्ट है और उसको, तो ये ग्रीन 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 जस्ट गिव मी अ मिनट, इसमें मुझे थोड़ा सा क्रोमियम वाला अभी लिखना नहीं, बस लिख लिया। गॉट इट? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया बोरैक्स बीड टेस्ट। अच्छा, अब एक इनपुट और दे देता हूं कि D1 से लेके D9 तक ही कॉन्फ़िगरेशन क्यों डिटेक्ट होता है। सो एक्चुअली देखो, डी ब्लॉक के कंपाउंड्स जिसमें डी पार्शियली फिल्ड होता है ना, उनमें डी के ही इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑफ डी से हायर एनर्जी ऑफ डी में ट्रांजिशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन। अब ये थोड़ा सा वियर्ड है, आपके समझ से थोड़ा सा बाउंस करेगा, वो मैं समझाता हूं कि जो पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं ना, जब वो सॉल्ट बनाने जा रहा होता है, कैटायन और एनायन उसके नजदीक आ रहे होते हैं, तो ये दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं। अब डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से स्प्लिटिंग होती है। इस वजह से अगर डी में पार्शियली फिल्ड है, मान लो जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, तो लाइट से ये एनर्जी लेके ऊपर चला गया और फिर ऊपर से नीचे आया। और हमने देखा है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विजिबल रीजन में होते हैं तो हमें कलर दिखाई देता है, इस वजह से ये कलर होते हैं। तो रीजन बोला, पूछा भी जाता है कभी कभी ना कि व्हाई वी गेट कलर फॉर partially filled cation having partially filled D, so the answer is DD transition, inner D से, सॉरी inner D बोल रहा हूं, लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल की तरफ। तो अब ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आए कि ये स्प्लिटिंग हो कैसे रही है। और ये क्लास 12th में कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर हमें पढ़ना है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल में कैसा होता है, टेट्राहेड्रल में कैसा होता है, वहां तक बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि कलर ऑफ दीज कैटायंस आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। राइट इट डाउन। हाँ, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को नहीं देगा, थर्ड में तो 3D मिल जाता है ना फ्री। हाँ, तो आगे एक्साइट होकर, अच्छा थर्ड पीरियड में तो कैटायन ही नहीं है कोई ऐसा। हाँ ठीक है, फोर्थ पीरियड वाले बिल्कुल सही बोल रहे, मतलब मेनली सोच लो ना यार, डी ब्लॉक के कैटायंस इसमें आएंगे, एफ ब्लॉक वाले आएंगे, डी ब्लॉक वाले आएंगे, और कोई नहीं आएगा। ठीक है, डी तो वहीं पे मिलता है पार्शियली फिल्ड। बाकी पी ब्लॉक में चले जाओगे तो डी तो पूरा ही भरा रहता है, एस ब्लॉक में भी डी पूरा भरा रहता है। तो ये टेस्ट ना तो एस ब्लॉक वालों के लिए है, ना तो पी ब्लॉक वालों के लिए। और डी में भी जिंक, कैडमियम एंड एचजी के लिए कोई टेस्ट, स्कैंडियम के लिए भी नहीं, क्योंकि स्कैंडियम +3 हो गया तो डी 0 हो जाता है। समझ गए ना? तो इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बड़ा पिक्यूलियर होकर के यही पूछता है, कौन इनमें से नहीं देगा बोरैक्स बीट टेस्ट। तो बस आपको चेक करना है यार किसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। तो टेक्निकली वो क्वेश्चन किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सिर्फ एक बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि पार्शियली फिल्ड डी वाला
कैटायन देता है, दैट्स इट। उसके अलावा ये क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, वो करने आता है तो आपका आंसर आ जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने ना? द कलर ऑफ दीज कैटायंस आर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन आप चाहो तो थोड़ा डायग्राम बना करके ये लिख सकते हो। ये HNU लेकर के ऊपर की तरफ ट्रांजिशन किया है और यहाँ दिस ट्रांजिशन इज टर्म्ड एज डी ट्रांजिशन। हाँ बेटा, हाँ हीट करोगे तभी एनर्जी लेके तभी तो जाएगा ना। हाँ बेटा होती है नॉर्मली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं हम लोग इसके। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन will not respond to borax bead test, will not respond to, बल्कि यहाँ कैटायन का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मेटल बोलना चाहिए ना। चलो देखते हैं, लिखो, पहला लिखो कॉपर, दूसरा लिखो कैडमियम, थर्ड लिखो Mg, फोर्थ लिखो मॉलिब्डेनम, MO होता है जी मॉलिब्डेनम, MB लिख रहे हो तुम। इसके बाद लिखो क्रोमियम, कोबाल्ट, जिंक एंड मैंगनीज। टिक कर दो इसमें।
क्या है आंसर बेटा? जिंक, जिंक, मैग्नीशियम एंड, समझ में आ गया? और क्या क्या था उसमें? दिखाओ लिस्ट पूरा देखो। अच्छा, आपके दिमाग में ये डाउट नहीं है सर कॉपर +1 हो गया तो D10 हो जाएगा? बोलो। अब आओ आपको समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो प्यारे बच्चों। इस पूरे कहानी में देखो, कॉपर +1 हुआ और तुम उसको हॉट एंड ऑक्सीडाइजिंग में लेके गए तो कॉपर किस में टर्न हो जाएगा? +2 में। तो कलर तो वो देगा ना, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ले जाते ही वो कॉपर अब +1 नहीं रहा। इसलिए इसमें आंसर करते समय ना, वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड है तो उसका कलर आ जाएगा। रिड्यूसिंग फ्लेम में थोड़ा डाउट है, तो कॉपर बड़े आराम से +2 से 0 स्टेट में जाता है, याद है? कॉपर पूरे 3D सीरीज में एकमात्र ऐसा मेटल है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन के नीचे होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट में सिर्फ अकेला कॉपर ही है जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे ही उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाते हैं तो देखो ये मेरे ख्याल से इसमें भी लगभग लगभग वैसा ही अपीयरेंस है। तो अच्छा, ये रेड कलर आप समझो ये कॉपर का नेचुरल कलर खुद का ही ऐसा होता है, नहीं? हाँ मतलब यार वो उसके आसपास ही दिखता है, इसमें इतना क्लियर। तो इसलिए ये दिमाग नहीं लगाना कि अगर कॉपर का +1 दे दिया, ऐसा वैसे करेगा भी नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर करता है तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम सारे जोन में इसको टेस्ट करते हैं तो किसी न किसी जोन में ये कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा निकल के आएगा, क्योंकि +2 एग्जिस्ट करता है। जिंक का सिर्फ +2 एग्जिस्ट करता है, वो उसके साथ प्रॉब्लम। तो +2 के केस में डी कैसा रहेगा? 10। इसलिए उसमें कभी कोई टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, हमेशा कलरलेस ही रहेगा। जब कलर दिया ही नहीं तो कोई फायदा नहीं, हमें पता ही नहीं। हाँ हाँ, कैडमियम का भी वही है। तो जिंक भी नहीं होगा, कैडमियम भी नहीं होगा, मैग्नीशियम तो खैर एस डी ब्लॉक का है ही नहीं। तो जो डी ब्लॉक के नहीं है वो तो वैसे ही लिस्ट से बाहर हो गए। और क्या क्या दिया था बेटा मैंने? मॉलिब्डेनम वगैरह सब देंगे, बस यही 3 है, लिख लिया ना? चलो ग्रेट। तो इसी के साथ बेटा हमारा बोरैक्स बीड टेस्ट खत्म होता है। तो बोरैक्स के बारे में क्लैरिटी मिल गई आपको, बीड टेस्ट के बारे में क्लैरिटी मिल गई। अब देखते हैं कि बोरैक्स का एक्वस सॉल्यूशन कौन से नेचर का होता है। राइट इट डाउन एंड फिर हम देखेंगे कि HCl के साथ रिएक्ट कराने पे क्या बनता है। लिखो तो, लिखो। लिखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। नहीं, बस पॉइंट है ये, aqueous solution of borax is slightly basic in nature। बल्कि मैं अभी एक बात और बताता हूं, दिमाग में बिठा लेना, जितने भी सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनमें वीक एसिड का नेगेटिव आयन बन रहा होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उनका एक्वस सॉल्यूशन हमेशा स्लाइटली बेसिक ही रहता है। ओके, हमेशा ऐसा रहता है, स्लाइटली बेसिक। सो aqueous solution of borax is slightly basic in nature। अब मान लो अगर क्वेश्चन आया कि भाई बताओ, अगर Na2B4O5
OH होल 5.8H2O को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl से ट्रीट कराएं तो क्या होगा? इसके साथ ट्रीट कराएं तो क्या होगा? सो आंसर इट विल कन्वर्ट इनटू H3BO3 प्लस NaCl। और भी कुछ बचा है क्या? H2 वगैरह तो रहेगा बाय डिफॉल्ट यार, वो तो अंडरस्टूड है। इसको बैलेंस नहीं किया है मैंने, बट दिस इज द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट। राइट इट डाउन। व्हेन ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड, वो HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, it gives boric acid. Of course, 1 unit is going to give you 4 unit of, इसका 1 मोल इसके 4 मोल बोरिक एसिड को देने वाला है। मैंने बाकी बैलेंस नहीं किया, करना चाहो तो तुम कर लो, एंड वाटर वगैरह को अपना दिमाग लगा के बैलेंस कर लो। कितने आएंगे H2O? देखो तो, चेक करो, बैलेंस करो तो कितने H2O लिखूं मैं? तो यहाँ 2HCl लिखना पड़ेगा बेटा, चेक करो तो, हाइड्रोजन काउंट कर लो ना, उसके हिसाब से बैलेंस कर लेना। अच्छा हाँ, ये मेरे मिस्टेक है, यहाँ OH4 होता है, तो 4 हाइड्रोजन एंड 16, ये तो 8H2 ऐसे ही लिख दो, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 8 और यहाँ से 8, 11H2O। चेक करो बैलेंस है क्या, चेक करो दोनों तरफ बैलेंस है क्या, चेक करो बैलेंस है। हाँ, अरे हाइड्रोजन 12 यहाँ पे था ना, तो कितना है, 22 में से 12 गया तो कितना है, 5H। देख तो बेटा, अब चेक कर, हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड है, एब्सोल्युटली। सो aqueous solution of बोरैक्स व्हेन ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड, या बोरैक्स को डायरेक्टली aqueous solution of मिनरल एसिड में ट्रीट करोगे, यू आर गोइंग टू गेट बोरिक एसिड H3BO3। सो हो क्या रहा है, वो जो उसका OH एक्स्ट्रा आया था ना, जहां से OH माइनस बन रहा था, उसको निकाल लेता है बाहर, एंड बाकी यूनिट को हाइड्रोलाइज करके वो BOH क्योंकि सब जगह फिर sp2 हो जाएंगे, तो H3BO3 मिलता है हमें। दैट्स हाउ वी गेट। आ गया समझ में? तो आपको बोरिक एसिड के बारे में आइडिया, बोरैक्स के एक्वस सॉल्यूशन के बारे में आइडिया, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तब क्या होगा वो भी क्लियर हो गया, बोलो। ऑल राइट। इसके बाद एक मॉलिक्यूल आता है जिसको बोलते हैं परबोरेट। अब वो कैसा होता है वो दिखाता हूं, देखो, जैसे देखो ध्यान से, देखो 2 नेगेटिव है तो 2 सोडियम आयन मैंने डाल दिए। अब अगर इसको ऐसे नॉर्मली एक्सप्रेस करो तो कैसे होगा, ये Na2B2 O2 का होल ट्वाइस, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, एंड OH होल 4, एंड इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम परबोरेट। राइट इट डाउन, परबोरेट। देखो जहां पे भी ना ये पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, खास करके नेगेटिव आयन में, वहां PER पर वर्ड आता ही है, जैसे पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन 2 जगह है जहां पे नहीं आता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द नेम इटसेल्फ। एक तो है हेलोजेंस में, जब वो +7 स्टेट में चला जाए ऑक्सी के साथ, जैसे HClO4, नाम इसका पर क्लोरिक एसिड है बट इसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज, और इसी को रिजेंबल करता है +7 स्टेट ऑफ मैंगनीज HMnO4, ये भी पर मैंगनिक एसिड है बट इसमें भी कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। तो अब खैर ये तो नेमिंग की मजबूरी है, यहां पे और कुछ नाम भी नहीं लिख सकते। आपको याद है इसकी पूरी सीरीज, HOCl हाइपोक्लोरस, HOCl डबल बॉन्ड O क्लोरस, HOCl डबल बॉन्ड O क्या क्लोरिक,
HOCl डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो क्लोरिक के बाद अब क्या लिखे? पर क्लोरिक। लेकिन इसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज, तो अगर इन दो जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जहां पे भी पर वर्ड आए तो समझ लो कि उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। तो पर बोरेट का, सोडियम पर बोरेट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, चलो अब हम धीरे धीरे लास्ट मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ते हैं और वो उसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको दूसरे नाम में बोराजीन के नाम से भी जानते हैं। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए बोराजीन। चलिए बेटा लिखिए, मिटा दो। लिखो बोराजीन और बोराजोल। एनीवन हु नोज द फॉर्मूला? एनीवन हु नोज द फॉर्मूला? या फिर इसी का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा बताओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है ना सबको? कैसे बनाते बताओ? बेंजीन C6H6, यही होता है ना? कार्बन 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 कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, दैट्स इट। हाँ हाँ, आइडियली तो इसको वैसे सर्कल बना देना चाहिए। आपको मालूम है ना ये रेजोनेट करता है। देखो कितने नॉलेजेबल हो यार तुम लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी पता है क्या आपको? कैसे बनाएंगे? हाँ, गोल गोल कर देंगे, है ना? ये भी पता है क्या तुम लोगों को? क्या बात है यार, कौन पढ़ाता है यार तुम लोग? अच्छा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है बेटा यहाँ पे? व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड? बोलना बॉन्ड ऑर्डर 1 पॉइंट, यस दैट्स करेक्ट, 1.5 है। आइए आपको दिखाते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसको बोलते हैं बोराजीन। फॉर्मूला B3N3H6। एक बार इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो दोनों जगह का, यू विल फाइंड इट दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चेक इट आउट। अब देखो कैसे दिखाता हूं। बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन फंसा हुआ है, देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर 6, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, ठीक है। कार्बन कितना है? 7। नाइट्रोजन कितना है? इन दोनों का एवरेज लो कितना आएगा? तो इसका मतलब अगर 2 कार्बन मैंने लिया है और बोरॉन प्लस नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम आएगा। अरे मोटू लोग, 5 प्लस 7 कितना हुआ? और 6 प्लस 6 कितना हुआ? थक गए हो क्या तुम लोग? ठीक है, अभी आता हूं तुम लोग के पास, ठीक है? साथ करूंगा, टेंशन मत लो अभी। ये फॉर्मूला ठीक है, B3N3H6। अब जरा तुम लोग स्ट्रक्चर डिड्यूस करो, इसका कैसे बनना चाहिए। जस्ट डू इट वंस। I would love to see the structures and the creativity that you guys are going to put in. हाँ, B3N3H6 बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे ये है, बट मैं फिर भी देखना चाहता हूं कि आप क्या अपने तरह से ट्राई कर सकते हो मेरे क्रिएटिव बच्चों। कम ऑन, डू इट। हाँ, गुड स्टार्ट, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें थोड़ी गलती है। अब गलती फिगर आउट करो, क्या गलती क्या है। काफी क्लोज है आंसर तुम्हारा। अरे बेटा, नाम बेंजीन है तो इसका मतलब वो भी 6 मेंबर्ड रिंग ही होगा, सब कुछ उसके जैसा होगा। पाई बॉन्ड भी वैसे ही होंगे, बस तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा करके उसमें पाई बॉन्डिंग करते समय दिखाना है। आइए बच्चों, मैं आपको, अरे एक बात बताओ, मैंने अभी समझाया आपको किसके जैसा बनेगा वो। तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए था कि एक जगह बोरॉन ले लेते हैं, एक जगह नाइट्रोजन, अल्टरनेट ही लेना पड़ेगा, तभी एवरेज कैसा आएगा उसका 6। और सभी पे एक एक हाइड्रोजन होगा, एकदम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी भी है यार। लेकिन इसके बाद तुम लोगों ने ना बिना सोचे समझे यहीं पर रुक जाना चाहिए टेक्निकली, और इसके बाद सोचना चाहिए था। फ्लो फ्लो में आके अच्छा तो ऐसे ऐसे बनना था, तो एक काम करते हैं, ये यही गलत कर दिए तुमने। और गलत सिर्फ एक चीज में है, तुमने चार्ज एलोकेट नहीं किया। वो क्या, कि बताओ जब नाइट्रोजन ऐसे है तो इसके पास लोन पेयर है क्या बेटा, बोलो। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 नॉर्मल बॉन्ड में गया तो एक लोन पेयर बचा है। ये बगल में गरीब आदमी दिख रहा है बोरॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से ये लोन पेयर दे सकता है। ये पाई बॉन्ड मुझे देखना था, यही चीज बस एक स्टूडेंट ने दिखाया है, बाकी पता नहीं कहां खोए हो। ये देखना था बेसिकली, डिफरेंस तो है ये। अब कितने लोगों को मालूम है कि अगर ऐसा कर रहे हैं सर, तो हम ये भी तो कर सकते हैं। आपने बताया था एरो हटा भी सकते हैं, लेकिन एरो हटाते समय क्या लगाना पड़ेगा, चार्ज। कौन सा चार्ज किस पे जाएगा, जिसने लोन पेयर लिया उस पे चार्ज कितना, नेगेटिव, -1। जिसने दिया उस पे, अब अगर ऐसा कर दिए होते तो बड़ा अच्छा लगता देख करके, लगता कि तुम लोग थोड़ा पढ़ लिख रहे हो। ऐसा ये रिप्रेजेंट करना चाहिए था तुम्हें, ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, बाकी सब ठीक था। इसलिए जिन्होंने सीधा सीधा बस ऐसे से जोड़ दिया, बेसिक कॉमन सेंस वो भूल गए कि बोरॉन के पास नॉर्मल बॉन्ड बनाने की पावर सिर्फ 3 ही है। चौथा अगर वो बना रहा है तो डेटिव बॉन्ड से ही बना रहा होगा, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो दे देगा तो डेटिव बॉन्ड बनता है। और यही बात मैंने समझाया ना अभी थोड़ी देर पहले बोरैक्स में, कि किस तरह। अच्छा, नहीं तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो गया, चार्ज्ड, वो भी नहीं हो सकता है ना वो। बिल्कुल फॉर्मूला उसका B3N3H6 का है, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं अब आपको टेस्ट करा रहा था। स्ट्रक्चर तो बताना ही पड़ता है एक बार, इतना ही बना लिए तुम लोग, वही बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए।
ठीक है, बस वो थोड़ा सा नॉनसेंस जो कर दिया पाई बॉन्ड लगा के बिना प्लस माइनस दिखाए हुए, वो थोड़ा वहां पे रुक जाते तो बेटर रहता। समझ में आया? इसलिए इसका नाम क्या है? इनऑर्गेनिक। देखो पूरा डिट्टो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों एरोमेटिक होते हैं, दोनों के पास 3 पाई बॉन्ड है, दोनों के पास 6 हाइड्रोजन एटम है। कितना सिमिलैरिटी? तो कहोगे सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसका बॉन्ड नॉन पोलर है और इसका बॉन्ड पोलर है, प्लस एंड माइनस। दूसरा, जब बेंजीन का हर एक एटम आइडेंटिकल है, इनऑर्गेनिक बेंजीन में 2 साइट है, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, वो आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए अगर एक ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड इसका एक ही प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, बातें एक ही है। इस जगह पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2 आ सकते हैं, कि बोरॉन से जुड़ गया तो 1, नाइट्रोजन से जुड़ गया तो 2। और क्या डिफरेंस है सर? और डिफरेंस ये है कि जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी? मान लो x लगा दिया मैंने, x कोई ग्रुप है डाई सब्स्टिट्यूटेड, एक x यहां लगा दिया, एक x यहां, और तीसरा कितने लोग कह रहे हैं पैरा पे लगा दो। यानी ऑर्थो मेटा पैरा, यहां 3 ही बनते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड के 3 प्रोडक्ट हैं। और यहां आप देखोगे तो ऑर्थो एंड पैरा तो एक जैसे ही बनने वाले हैं, क्योंकि ऑर्थो पे बी है और बी एन एन अल्टरनेट होंगे, एंड पैरा पे भी बी एन एन आएंगे ही आएंगे। तो आप कैसे भी निकालोगे तो ऑर्थो का भी एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा का भी एक। लेकिन मेटा पे इस पे 2 पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन भी 1 2 3, 1 के रेस्पेक्ट में 3rd नंबर पे ये भी है, एंड बोरॉन बोरॉन भी 1 2 3 वाले रेस्पेक्ट में 1 3 पोजीशन पे या तो आपको बोरॉन बोरॉन मिलेगा या तो आपको नाइट्रोजन। सो बी बी लिंकेज से जुड़ गया एक्स तो एक अलग कंपाउंड, एन एन लिंकेज से जुड़ गया तो एक अलग कंपाउंड। तो इसका मेटा का 2 प्रोडक्ट बन जाता है, ऑर्थो एंड पैरा का एक एक बनता है। इसका मेटा का भी एक है, ऑर्थो का भी एक है, पैरा। इसलिए डाई सब्स्टिट्यूटेड में इसके 4 प्रोडक्ट मिलते हैं और इसके 3 ही मिलते हैं। मोनो में इसका 1, इसका 2, डाई में इसके 3 और इसके 4, एक एक ज्यादा हो गया बस दोनों। लिखो ये बात स्ट्रक्चर बना करके। डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन। हाँ भाई हेडिंग, ये सब हेडिंग मान लो। डिफरेंस बिटवीन बेंजीन एंड देखो, बेंजीन गिव single mono substituted product, whereas B3N3H6 gives mono substituted product। मोनो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप आ जाए, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन कर दिया, सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। समझ में आया? एंड दूसरा क्या दे रहा है ये? 2 प्रोडक्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लिखो, इनऑर्गेनिक बेंजीन गिव्स या B3N3H6 गिव्स 2 mono substituted product। Got it? 2 mono substituted product। अगला लिखिए, बेंजीन gives only 3 di substituted product, which is ortho meta and para। वो आप बना के दिखा भी सकते हो, ये ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। Whereas inorganic benzene gives 4 di substituted product। Benzene gives 3 di substituted product and inorganic benzene gives 4
4 कौन क्यों 4 आ रहा है पता है ना, कि देखो यहां और यहां पे एक मेटा जुड़ जाए, एक्स एक्स, दिस इज 1, और एक है कि बोरॉन बोरॉन पे जुड़ जाए तो मेटा के इस पे 2 मिल जाते हैं, 1 3 पोजीशन वाला इस पे 2 मिल जाता है, इस वजह से एक्स्ट्रा मिल गया। बाकी ऑर्थो पैरा पे तो एक ही एक मिलने वाला। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें नॉन पोलर पाई बॉन्ड है और इसमें पोलर पाई बॉन्ड, ठीक है, मतलब चार्ज प्लस एंड माइनस। क्या आ गया समझ में बेटा? बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन में डिफरेंस समझ में आया? बोलिए। ओके, ऐसे मैंने आपको समझाया था कि बीएनएक्स ग्रेफाइट के जैसा होता है, बीएनएक्स व्हाइट ग्रेफाइट के जैसा लेयर स्ट्रक्चर होता है, 2 डायमेंशनल नेटवर्क। हाँ, व्हाइट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, सभी को समझ में आ गया? अब देखो ये B3N3H6 को बनाते कैसे हैं, या B2H6 का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आज का और इसे खत्म करेंगे। हाँ बस, और ये खत्म हो गया बोरॉन फैमिली। हेडिंग डालो। Symmetrical and unsymmetrical breakdown of B2H6. Symmetrical and unsymmetrical breakdown of B2H6. Symmetrical and unsymmetrical breakdown of B2H6. देखो ध्यान से, B2H6 का स्ट्रक्चर सबको पता है, तो सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं? ऐसा ब्रेकडाउन जिसमें ये ऐसे टूट जाए, ये है सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन, ताकि ये किस यूनिट में चला जाए, BH3 प्लस BH3, ये है सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। अब इसमें कौन कौन से स्पीशीज हैं जो ये सिमेट्रिकल ब्रेकडाउन करते हैं, उसको मैं लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहला CO, दूसरा कोई भी बल्की ग्रुप जैसे NRRR 3 डिग्री अमाइन, या ये कभी कल मॉलिक्यूल कराया था आपको याद है, इसको बोलते हैं THF। तो कोई भी बल्कियर ग्रुप आ गया ना, बहुत ज्यादा बल्की हो, जिसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, तो वो इसको सिमेट्रिकली तोड़ता है। अब सिमेट्रिकली तोड़ने का मतलब क्या है कि ये खुद व खुद इसके साथ अटैच हो जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये B2H6 का जो मॉलिक्यूल है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के साथ क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो ये यहां से ब्रेक डाउन कर जाता है, फ्री हो जाता है यहां पे। तो एक BH3 को जो इलेक्ट्रॉन की नीड थी वो कंप्लीट हो गई उसकी, एंड दूसरा BH3 इससे बाहर आया था, तो इसलिए मैंने बोला कि ये इस तरह से ब्रेक डाउन करता है। दूसरा देखते हैं अनसिमेट्रिकल, ये एक एग्जांपल था, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन का मतलब कि ये जो B2H6 का मॉलिक्यूल है, ये ऐसे टूट जाए कि आयनिक स्पीशीज क्रिएट हो जाए यहां से, मतलब यहां से टूट जाए। अब यहां से टूटेगा तो नेचुरल सी बात है कि एक BH4 यूनिट होगा, और चौथा बॉन्ड जैसे ही बनता है, मैंने बताया वो डेटिव से ही बनता है, तो ये BH4 माइनस यूनिट है। तो यानी जो दूसरा वाला पार्ट है ये पक्का कौन सा होगा, पॉजिटिव यूनिट। ये प्लस कैसे बन सकता है,
तो आप एक बात बताओ, जब इसके आप BH3 नॉर्मली होता है और यहां से लेके चले गए तो यहाँ B पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस। अब अगर ये नेट पॉजिटिव है और किसी के साथ भी जुड़ता है, वो न्यूट्रल स्पीसीज है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा? तो यहां पे देखो L मैं लिख रहा हूं टू रिप्रेजेंट क्या हो सकते हैं। यहां पे यहां L रिप्रेजेंट करता हूं कि L क्या हो सकते हैं इस जगह। सो L कैन बी, ये बनेगा BH2L2 एंड पूरा पॉजिटिव। अब L क्या हो सकता है इस जगह पे? जो L है ना, L कैन बी नॉर्मल अमोनिया, इट कैन बी NH2CH3 1 degree amine, it can be NH2CH NHCH3CH3 यानी 2 डिग्री अमाइन भी इसको अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन करने पे फोर्स करते हैं। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ अमाइन के बारे में ही पूछा था। 4 ऑप्शन थे, मोर देन 1 के। पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज B2H6 एन अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। तो उसमें पूछा था कि कौन सा आंसर है, उसमें यही ऑप्शन ही दिया था, ये और एक 3 डिग्री वाला, मतलब इसको CH3 डाल। तो इसका आंसर क्या होते? ये भी करेगा अनसिमेट्रिकल, ये भी करेगा, ये भी करेगा, अमोनिया है, ये L लिखा था, अमोनिया NH3। ये लोन पेयर दिखाया है, मतलब ये लोन पेयर दे सकता है ना। नोट कर लिया बेटा यहां तक? कर लिया नोट बेटा? ये ऊपर वाला कर लिया सिमेट्रिकल, बेटा दो इसको। हाँ जी, देखिए इधर। सो अब आते हैं, एक एग्जांपल देते हैं किसका? अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन का। तो जैसे मान लो तुमने अमोनिया लिया और इसका रिएक्शन करा दिया B2H6 के साथ, तो ये सबसे पहले BH2NH3 का होल ट्वाइस ये प्लस बनाता है एंड BH4 माइनस करके सॉल्ट बनाता है। और अगर इसी को स्ट्रांगली हीट कर दो, गर्म कर दो, तो बनता है आपका B3N3H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोराजीन। ऐसे ही बोराजीन बनाया जाता है। हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होती है रेडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ H+ और वहां H- दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? H2। सो ऑन हीटिंग इट इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स बोराजीन। सो ये था हमारा अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट। याद रहेगा इतना? बोलो। अच्छा देखो, बोरॉन फैमिली के कुछ केमिकल्स ऐसे भी हैं जो आगे चल करके बहुत सारे ब्लॉक में यूज करते हैं, तो उनको वहीं देखेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही है, एंड इसी के साथ हमारा बोरॉन फैमिली कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? एंड कार्बन फैमिली बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल।